हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों को आपका स्वागत करता हूं एंड मेरी तरफ सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए, सो टुडे वी आर ऑन द लेक्चर नंबर 4 ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं मैंने आपको बताया था। इनिशियली वी हैव स्टार्टेड विद वेपर प्रेशर कि हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है हम उसका भी एक वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं विद द यूजिंग राउल्स लॉ। चलिए फटाफट उसका रिवाइज करेंगे। सो बेसिकली दिस इज लेक्चर नंबर 4 और हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था राउल्स लॉ एंड वी हैव कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग two volatile liquids. Two volatile liquid means solvent by default आपका liquid है because we are dealing with liquid solution, but solute भी आपका liquid है, so that दोनों के दोनों का नेचर कैसा हो गया, हमारा volatile हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन का हमने वेपर प्रेशर निकाला था विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ का स्टेटमेंट ये था आप लोगों के लिए कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी मिक्स्ड है, तब हमने बोला था कि वेपर प्रेशर ड्यू टू ए कितना होगा, कंसिडरिंग बोथ ए एंड बी आर वोलेटाइल इन नेचर। तो वेपर प्रेशर ड्यू टू ए कितना होगा हमारे पास, दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए। हमारे कांस्टेंट की वैल्यू पी नॉट ए आई थी। एंड अगेन वेपर प्रेशर ड्यू टू बी कितना होगा, दैट इज पी नॉट बी इंटू एक्स पी। एंड देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों का सम। तो ये केस हमने कर लिया था। इसके कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको बताए थे, दीज आर द रिजल्ट्स कि टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। व्हाट इज पीए प्लस पीबी? इट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू ए प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। व्हाट इज पीबी? इट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, therefore total vapor pressure is Pa plus Pv। ठीक है, where Pa equals to P naught A into XA and Pv equals to P naught B into XP। ये कहां से है हमारे पास, राउल्स लॉ से आया। and therefore total vapor pressure of solution is given by P naught A into XA plus P naught B into XP, given that both the substance are volatile in nature। मैं इस पार्ट पे फोकस क्यों कर रहा हूं, बिकॉज हम आगे और भी केसेस को डील करने वाले हैं जहां पे सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल हो सकता है, तब वहां पे रिजल्ट्स क्या आएंगे, कुछ और आएंगे। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, मैंने सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ वोलेटाइल सब्सटेंस, तब हमारा वेपर प्रेशर होता है P इक्वल्स टू P नॉट A into XA प्लस P नॉट B into XP। सवाल ये आता है कि सर हमको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कौन वोलेटाइल या कौन नॉन वोलेटाइल। जो भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का जो P नॉट होता है, दैट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस 0 होता है। तो या तो क्वेश्चन में उसका वेपर प्रेशर P नॉट नहीं दिया होगा या तो उसकी बात नहीं किया होगा। It means by default it is understood that कि उस substance that which is added is non volatile in nature। या तो लैंग्वेज में कहीं लिखा होगा a non volatile solute added। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीजों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो जाए कि आपको कौन सा केस या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए सो आज के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। ये पार्ट हमने लास्ट क्लास तक कवर कर लिया था। जिन बच्चों ने अभी तक इस पार्ट को नहीं सीखा है, प्लीज मेक श्योर आप लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करते हुए देखें, बिकॉज इसके आगे का कंटिन्यूएशन ही है। ठीक है ना, इट्स नॉट नया टॉपिक, अब वो कंटिन्यूएशन है। ठीक है ना। सो बेसिकली आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आज आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि भाई आपने एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जिसमें दोनों सब्सटेंस क्या थे, वोलेटाइल। अगेन इट इज केस नंबर 1, अभी भी केस नंबर 1 चल रहा है जहां पे दोनों सब्सटेंस क्या है, वोलेटाइल। इट मींस आपने ए और बी डाला, बोथ ए एंड बी आर वोलेटाइल इन नेचर, जिसके कारण दोनों के दोनों हमारे उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे लिक्विड के ऊपर के, एंड फाइनली दे विल क्रिएट अ वेपर प्रेशर जिसको बोलते हैं P, एंड दैट P इज गिवन बाय P नॉट A into XA प्लस P नॉट B into XP। हाँ सर, ये जब A और B वोलेटाइल जब वेपर फेज में जाते हैं जिसके कारण वेपर प्रेशर P क्रिएट होता है, तो जो वेपर फेज में जा रहे हैं तो उनका वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है। भाई लिक्विड फेज में आपको कंपोजिशन पता है XA XB, वो क्वेश्चन में हो सकता है गिवन हो आपको, बट जब यही लिक्विड स्टेट से जब वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं जिसके कारण वेपर प्रेशर P क्रिएट हो रहा है, तो उस वेपर फेज में A और B का क्या कंपोजिशन है, जिसको हम बोलेंगे YA एंड YB। दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज एंड YB इज गिवन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। और हमको यही निकालना है, हमको यही निकालना है। सो बेसिकली टुडेस टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज, जिसको कई बुक्स में इसको लिखा रहता है राउल्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ, बिकॉज यहाँ पे डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन का यूज होगा, डाल्टन्स लॉ का फंडा यूज होगा, दोनों इक्वेशंस लगेंगी, दोनों का कंसेप्ट साथ में यूज हो रहा है। इस टॉपिक का नाम है राउल्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ। लड़ाई नहीं है, बस दोनों के कंसेप्ट साथ में यूज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है ना। अब एक रिजल्ट मैं आपको बोल दूं, भाई जब सॉल्यूशन था, लिक्विड सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट था, तो क्या XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 रहेगा? हाँ सर। सिमिलरली वेपर फेज में दो गैसेस है A एंड B, तो दोनों वेपर फेज में दोनों के मोल्स लेट से Na and B है,
तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम भी क्या होगा, YA प्लस YB इक्वल्स टू 1 होगा। बाय समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय 1। अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ स्पीशीज है तो सभी स्पीशीज का मोल फ्रैक्शन का सम क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये दो रिजल्ट मानते हुए चलिए लेट्स प्रोसीड, स्टार्ट करते हैं इसको निकालना, ठीक है ना। चलिए, तो क्या मैं राउट्स लॉ की मदद से, अब आपके पास डायग्राम पता है, फिक्स्ड है बेटा, ये हमारा डायग्राम है कि हमारे पास सॉल्यूशन है ए और बी का, बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, ध्यान रखें बोथ ए एंड बी आर वोलेटाइल इन नेचर। मैं उसी केस के लिए बात कर रहा हूं, बोथ ए एंड बी आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर है, इट मींस ए के कारण जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज गिवन बाय पी नॉट ए, and what is the vapor pressure due to liquid B is given by P naught B। ये प्योर A और प्योर B का वेपर प्रेशर दैट इज P naught A and P naught B। चलिए सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको YA YB निकालना है कि जब ये वेपर फेज में कन्वर्ट हुए तो वहां पे उनका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, ठीक है ना, जिसके कारण वेपर प्रेशर P आया, एंड दैट YA YB हमको निकालना है। चलिए लेट्स प्रोसीड। पहले मैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ लिख दूं। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या था, हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या था, इट वाज P इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। ये इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे बेटा, बिकॉज अल्टीमेटली इसका यूज मेरे को है, इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं डाल्टन्स लॉ का यूज करता हूं। अब फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ? डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ध्यान रखिए बेटा, डाल्टन्स लॉ हमने पढ़ा था, गैसियस स्टेट करके चैप्टर 11 स्टैंडर्ड में आपने वहां पढ़ा था। इट इज एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। और सर यहाँ भी दो गैस का मिक्सचर है हमारे पास, कौन सी दो गैस भाई, ए और बी वेपर फेज में गई हैं, तो दोनों ए और बी का हमारे पास मिक्सचर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ का आएंगे। और डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। भाई अगर आपके पास बहुत सारी गैसेस हैं सिस्टम में, मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस हैं आपके बीकर में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, दैट इज प्रेशर ड्यू टू पर्टिकुलर गैस। कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैस है तो उस मिक्सचर ऑफ गैस में बहुत सारी गैसेस हैं, हर एक गैस के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस, एक पर्टिकुलर गैस के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज गिवन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। क्या ये सबको रिजल्ट याद है? बस वही यूज करने वाला हूं, खत्म, बस इतना ही यूज करने वाला हूं, यही डाल्टन्स लॉ का यूज करने वाला हूं। तो बेटा बेसिकली बताओ, अब हमारे पास सिस्टम पे दो गैस है ए और बी, तो क्या मैं बोल सकता हूं द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस ए कितना है, दैट इज PA। भाई ए के कारण कितना वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, दैट वाज PA। कोई भी इसकी वैल्यू हमको पता है P नॉट A इंटू X है, बट मैं क्या इसको P लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू YA। व्हाट इज YA? इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर कितना है P, हमारा नोटेशन यूज किया हमने। व्हाट इज PA? इट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू A, अल्टीमेटली दैट इज ओनली द प्रेशर ड्यू टू A। भाई A और B का मिक्सचर है तो उसमें A के कारण कितना प्रेशर है, दैट इज PA। वेयर PA का वैल्यू क्या है हमको पता है बेटा, इट इज P नॉट A इंटू XA। डाल्ट ये सब राउल्ट्स लॉ की इक्वेशंस हैं। YA मेरे को निकालना है, P मैंने निकाल लिया पहले से फर्स्ट इक्वेशन से, तो देयरफॉर कैन आई से दैट YA इक्वल्स टू इट इज P नॉट A इंटू XA अपॉन P। ये आ गया आपका YA, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। मैं एक बार अपने आप को साइड कर लूं जिससे आपको बोर्ड क्लियर विजिबल हो जाए, इनफैक्ट आप पूरा बोर्ड व्यू देखें। सो बेसिकली क्या हुआ बेटा, व्हाट इज YA? YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इज गिवन बाय P नॉट A इंटू XA अपॉन P। चाहो तो इस इक्वेशन को दोबारा देख लो बेटा, चाहो तो इतना रटने की जरूरत नहीं, बट स्टिल रिजल्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। सो कैसे आया अपना वेपर प्रेशर ड्यू टू A, बेसिकली इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर P था बेटा, हमने जस्ट निकाला अभी, तो देयरफॉर YA कितना हो गया, एंड व्हाट इज PA? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द वेपर प्रेशर ड्यू टू गैस A कितना, P नॉट A इंटू XA व्हिच इज इक्वल्स टू YA इंटू P। देयरफॉर YA आ गया कितना, P नॉट A इंटू XA अपॉन P। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? क्या सभी बच्चों को रिजल्ट क्लियर है? सिमिलरली मैं B के लिए भी निकाल सकता हूँ। अभी देखिए मैं रिजल्ट्स को और निकालने आ रहा हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली कैन आई अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर द B आल्सो,
फॉर गैस बी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इनटू टोटल प्रेशर? दिस इंप्लाइज वाई बी कितना हो गया पीबी, और पीबी का वैल्यू कितना है? इट इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर। यहां से आपका आ गया वाई बी। देखो बेटा, अब क्वेश्चन में जनरली आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी वेपर फेज, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, उस ए और बी के मोल्स दिए होंगे लिक्विड फेज में, लिक्विड सॉल्यूशन में, तो आप उसकी मदद से पहले पी निकालेंगे, कैपिटल पी, विच इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो मैं इसको सॉल्व करने का आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे लंबा चौड़ा सॉल्व हो गया कि पहले आपने पी निकाला फिर सब्स्टिट्यूट किया। चलो वाई ए निकाल के वाई बी आप तुरंत निकाल सकते हैं, वन माइनस वाई बी, वन माइनस वाई ए इक्वल्स टू वाई बी। ऑल्सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन ऑल्सो कि सिंस YA प्लस YB इक्वल्स टू 1, अगर आपने YA निकाल लिया तो देयरफॉर YB निकालने में मेहनत ना करें बेटा, आप डायरेक्टली 1 माइनस YA का यूज कर रहे हैं, बिकॉज सिस्टम पे उस गैसियस मिक्सचर में आपके पास सिर्फ दो ही गैस है, A और B, तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इक्वल्स टू 1, तो YB A निकाले तो YB आपका तुरंत निकल गया, विच इज 1 माइनस YA, दैट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड, ठीक है ना। बट स्टिल मैं आपको एक दूसरा तरीका लिख रहा हूं जो कि मैं आपको सॉल्व करते समय दिखाऊंगा। बट क्या तरीका रहेगा भाई, मेरे पास YA YB आ गए, ये जो मेरे को निकालना, दैट इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। यार मैं इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर लेता हूं, क्या होगा सर मेरा। ऑल्सो देखो ये रिजल्ट बहुत काम का बेटा, दिस इज व्हाट बेसिकली जेई अप्रोच। आप बोर्ड्स में हैं, स्कूल्स में बैठे हैं, तो आपको इक्वेशन 1 1 2 का 2 और 3 का यूज करके निकालना है, 1 2 3 यूज करो, आप YA YB निकालो। बट अब एग्जामिनेशन टाइम में बैठे हैं और आपको सॉल्व करना है, तो बेसिकली वो क्या करना है बेटा, आपको बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आप सीधे YA अपॉन YB का रेशियो निकालिए, देखो क्या आएगा। YA क्या है बेटा, इट इज P नॉट A एक्स ए अपॉन P, सिमिलरली कितना है P नॉट B एक्स बी अपॉन P, देखिए P P कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, इट इज P नॉट A इंटू एक्स ए अपॉन P नॉट B इंटू एक्स बी। बेटा YA YB का रेशियो आ गया ना, वही तो मूल फ्रैक्शन, लेट्स YA YB आए 1/2, तो YA कितना हो गया 1/3 और YB कितना हो गया 2/3। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको दो सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का रेशियो मिल गया, तो बेसिकली हमको मोल फ्रैक्शन मिल गया। लेट्स अगर YA अपॉन YB आता 2/3, YA अपॉन YB का रेशियो आता 2/3, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इट इज 2/5, YB कितना हो गया 3/5, ठीक है ना। एक चीज और बता देता हूं, सिंस वी नो दैट, सिंस यार मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन B कितना होता है, इसका भी रेशियो Na अपॉन Nb होता है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोल्स ऑफ A एंड B दे, तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B भी निकालने की जरूरत नहीं है, देखो इसको क्या मैं भी लिख सकता हूँ P नॉट A इंटू Na अपॉन P नॉट B इंटू Nb। ये बहुत काम की इक्वेशन है, मेरे को ये इक्वेशन रिलेटिवली बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A एंड B इन वेपर फेज, ये मेरे को ज्यादा बेटर लगती है यार। भाई आपको रेशियो मिल गया, आप रेशियो की मदद से आप YA अपॉन YB आया लेट्स 2/3, तो बेसिकली YA कितना होगा 2/5, YB कितना होगा 3/5, डायरेक्टली यूज करो। क्यों आप बैठ के इंडिविजुअल लेवल में पहले P निकाल रहे हो, फिर P को सब्स्टिट्यूट करके P नॉट A एक्स ए अपॉन P नॉट B अपन P निकाल के सॉल्व कर रहे हो, आपको इस P को निकालने की जरूरत नहीं। नो डाउट क्वेश्चन ने पूछा तब तो आप P निकाल ही सकते हैं कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि उस सॉल्यूशन के कारण कितना टोटल वेपर प्रेशर आप पूछ के निकाल सकते हैं। बट रिलेटिवली अगर आपसे पूछा गया YA YB, तो क्यों आप अपने इक्वेशंस को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, आप सीधे Y अपॉन YB लिखिए, तो बेटा P तो कैंसिल हो गया, विच इज P नॉट A इंटू एक्स ए अपॉन P नॉट इंटू AB XB। सिमिलरली एक्स ए एक्स बी की जरूरत नहीं, अगर आपको Na NB दिया क्वेश्चन में, तो P नॉट A इंटू Na अपॉन P नॉट B इंटू NB, याद रख सकते हैं, तरीका तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एक रिजल्ट और है जो इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको याद रखना है, जो कि बहुत काम का है। वही केस क्या, रिजल्ट क्या है, उसके लिए पेज ऐड कर लूं, बिकॉज आई थिंक मेरे पास, और उस रिजल्ट का यूज आपको बताऊंगा रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। आपके पास दो इक्वेशंस आई थी, आपके पास आया था YA इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स ए अपॉन P, दिस इंप्लाइज यहाँ से एक्स ए का वैल्यू कितना आ गया, देखो इट इज YA इंटू P अपॉन P नॉट A, दिस इज माई लेट से इक्वेशन नंबर A। सिमिलरली YB क्या था आपका, इट वॉज P नॉट B इंटू एक्स बी अपॉन P, देयरफॉर आपके पास XB का वैल्यू कितना आ गया, इट इज YB इंटू P अपॉन P नॉट B, दिस इज इक्वेशन नंबर B। सिंस आई नो दैट ये XA XB की वैल्यू हो गया, सिंस आई नो दैट कि XA प्लस XB का वैल्यू 1 होता है, तो अप्लाई कर दो, तो देयरफॉर YA इंटू P अपॉन P नॉट A प्लस
वाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी का वैल्यू कितना आ गया 1। देखो पी कॉमन है, पी को वहां भेज दो, देयरफॉर की इक्वेशन बन गई वाई ए अपॉन पी ए, सॉरी पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। अब इस ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे और एक चीज बताऊंगा बस आपको मैं, दिस इज रिजल्ट नंबर 5 विच यू वांट, आई वांट यू टू रिमेंबर। इस रिजल्ट का यूज क्या है, देखिए ये रिलेशन देखेंगे आप, ये रिलेशन है वाई ए वाई बी वर्सेस पी के बीच में, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर। इसका यूज क्या है यार, इसका यूज तब आएगा आपको, सुनना बेटा मेरी बात सुनना बेटा, इसका यूज कब आएगा आपको, जब क्वेश्चन में आपको एक लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर फेज में जो सब्सटेंस आए ए और बी आए, वेपर फेज में उनका मोल फ्रैक्शन दे और आपसे टोटल वेपर प्रेशर पूछ ले, आप कंफ्यूज रहेंगे क्वेश्चन। समझ में आया मेरा सवाल, कि इस क्वेश्चन में आपको वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है उस ए और बी के, और उससे आपको टोटल वेपर प्रेशर पी पूछ लिया जाए, तब आपको इक्वेशन काम किया, अदरवाइज इक्वेशन कुछ काम की नहीं। आप कई बार एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आके हम कंफ्यूज रहते हैं, यार क्वेश्चन में वाई ए वाई बी दिया, मुझसे टोटल वेपर प्रेशर पूछा, कैसे निकालूं, बिकॉज मेरे को टोटल वेपर प्रेशर फॉर्मूला तो पता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, वाई ए वाई बी पता है, एक्स ए एक्स बी कैसे निकालूं, फिर आप रिवर्स काम करेंगे, परेशान होंगे। यही से इसको सोचना स्टार्ट करो। दिस इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन टोटल वेपर प्रेशर इज आस्क्ड, एंड आपको क्वेश्चन में किसका इंफॉर्मेशन दिया है, आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज दिया हो, तब आपकी इक्वेशन काम की है, ठीक है ना। तो चाहे को मैं लिख देता हूं, तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आस्क्ड बाय गिविंग कंपोजिशन। भाई आपको क्वेश्चन में कंपोजिशन किस में दिया है, वेपर फेज में, ना कि लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में दिया था आपको तो कोई टेंशन ही नहीं भाई साहब, आप तो कर ही लेंगे, एक्स ए एक्स भी पता है तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स, तब आप कर ही लेंगे। बट क्वेश्चन में गलती से वेपर फेज में कंपोजिशन दिया और आपसे टोटल वेपर प्रेशर पूछ लिया, तो हो सकता है बैक कैलकुलेशन करने के चक्कर में आप परेशान हो जाए कि आप इस इक्वेशन का यूज करके आप पहले एक्स ए निकाल रहे हैं, वाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट करो, लंबा चौड़ा प्रोसेस कर, अल्टीमेटली करेंगे आप यही, इस रिजल्ट इसी में आएंगे, बट आप उस समय फॉर्मूला यूज ना करने के बजाय लंबा चौड़ा प्रोसेस सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर इस रिजल्ट, इस इक्वेशन का काम क्या है, देन यू हैव टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, एंड क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है, आपको वेपर फेज में कंपोजिशन दिया, दैट इज वाई ए वाई बी दिया है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, दिमाग में लगाएंगे। चलिए आई थिंक आपको यहां तक सबको क्लियर है। सो बेसिकली दिस इज द रिजल्ट्स जो आपके सामने है। क्वेश्चन में अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज पूछा जाए, ये कब बात करो बेटा, ये केस नंबर 1 ही चल रहा है मेरा। व्हाट इज केस नंबर 1, इट इज सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। मेरे पास सॉल्यूशन जो बनाया मैंने 2 वोलेटाइल लिक्विड्स का बनाया, ए और बी, ध्यान रखें, इसलिए मैं केस नंबर 1 अभी तक लिख रहा हूं, मैं कंटिन्यूएशन में, बिकॉज आई एम डीलिंग विद अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। आगे जाके कुछ केस ऐसे डील करूंगा जहां पे एक सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल होने वाला है। भाई सॉल्वेंट तो नो डाउट मेरा लिक्विड है, बिकॉज आई एम डीलिंग विद लिक्विड सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम ही लिक्विड सॉल्यूशन है। अगला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, तो वहां पे सॉलिड से डील करूंगा। तो सॉल्वेंट तो फिक्स्ड है लिक्विड स्टेट में, बट हो सकता है सॉल्यूट को मैं डाल दूं सॉलिड फेज में, और सॉलिड जो चीज होती है उनका पी नॉट 0 होता है, ये आपको मैंने बताया था। ऑल सॉलिड्स इन दिस चैप्टर आर कंसीडर्ड टू बी नॉन वोलेटाइल, और जब आप सॉलिड सॉल्यूट डालेंगे तब वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, केस नंबर 2 है जो बताऊंगा। बट स्टिल राइट नाउ वी आर डीलिंग विद केस नंबर 1, जहां पे बोथ सब्सटेंस ए एंड बी आर वोलेटाइल इन नेचर। तब उस केस में टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन बाय पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। उसी की मदद से आप ये दोनों इक्वेशन मेरी कहां से है, जिसकी इक्वेशन वी हैव यूज्ड फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। देखो मैं रिजल्ट तो याद हो जाए तो बहुत अच्छी था, बट डाल्टन्स लॉ पता है आपको कि व्हाट इज डाल्टन्स लॉ, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, therefore y इक्वल्स टू कितना आ गया, pa upon p। व्हाट इज pa, इट इज p नॉट xa upon p, p नॉट xa upon p। सिमिलरली yb कितना हो गया, p नॉट b xb upon p, और एक रिजल्ट ये 1 upon p इक्वल्स टू y upon p नॉट a प्लस yb upon p नॉट b। ये रिजल्ट कब यूज करना है, जब आपको टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना हो और आपको क्वेश्चन में वेपर फेज में कंपोजिशन गिवन हो। और इसके बजाय मैंने आपको एक और रिजल्ट दिया है बेटा, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो क्वेश्चंस बुक्स में दिए होते हैं, बट मैं आपको अगर जेई अप्रोच बोलूं तो एक रिजल्ट अगर आप और याद रख सकें, दैट इज वाई अपॉन वाई बी इक्वल्स टू, क्या रिजल्ट था मेरे पास, इसका रेशियो से प्रोसीड करूं तो अच्छा है, तो पी पी कैंसिल हो गया, इट इज पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, जिसको एक और लिख सकते हैं अपन पी नॉट ए इंटू मोल्स ऑफ ए अपॉन पी नॉट बी इंटू मोल्स ऑफ बी।
ये रिजल्ट भी अगर आपको याद रह सके तो बहुत अच्छी बात। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, आपका टाइम बहुत बचेगा। मैं आपको दोनों स्टेप से कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, बट अल्टीमेटली अगर आपको मोल फ्रैक्शन का रेशियो पता है, इट मींस आपको मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है ना। y अपॉन वाई बी अगर 2/3 है तो y इक्वल्स 2/5 एंड y b इक्वल्स 3/5, दैट्स ऑल। यही आपको करना है, ठीक है। चलिए, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन इसके लिए। सो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी इज 200 एंड 300 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली। सो प्योर ए प्योर बी का वेपर प्रेशर दिया है, इट मींस अब जो सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी कंसिस्ट ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, बिकॉज ए और बी दोनों का वेपर प्रेशर दिया है। और क्वेश्चन में क्या दिया, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी दिया आपको क्वेश्चन में। सो बेसिकली कैन आई राइट द इंफॉर्मेशन कि आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दिया है दैट इज 200 mm ऑफ Hg, और क्वेश्चन में आपको पी नॉट बी दिया आपको, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इन अ लिक्विड सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन अ मोल रेशियो 2:3। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी का वेपर फेज में निकालना है इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, जो कि ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन अ मोलर रेशियो 2:3। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको दिया है Na अपॉन Nb का रेशियो दिया है, जो कि मोल्स, जिस मोल्स रेशियो में लिक्विड सॉल्यूशन बनाया गया, और आपसे पूछा क्या गया है आपको क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में Ya पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में Yb पूछा गया। बेटा मैं तब बोलूंगा आपका फर्स्ट अप्रोच हमें चाहिए कि पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो, बिकॉज आप बार बार इस बड़ी बड़ी लैंग्वेज को रीड नहीं करोगे आप। जस्ट ट्राई टू राइट द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द लैंग्वेज इन न्यूमेरिकल इक्वेशन के फॉर्म में, लिख लो सामने। अब उस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, बिकॉज आपके सामने उसका चिट्ठा लिखा हुआ है। चलिए, आपको निकालना है y a y b। देखिए पहले मैं आपको लंबा अप्रोच दिखाता हूँ। लंबा अप्रोच मींस लेट्स से आई एम राइटिंग कि भाई आप स्कूल में बोर्ड अप्रोच है आपकी, कि आपको बोर्ड में भाई हर एक स्टेप्स को लिखने हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगानी है। बोर्ड अप्रोच क्या रहेगा भाई, सिंस Na अपॉन Nb दिया आपको 2/3, तो देयरफॉर Na के मोल्स हो गए 2x, Nb के मोल्स हो गए 3x, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो गया, इट इज 2x अपॉन 5x, तो बेसिकली 2/5, और Xb कितना हो गया आपका 3/5, डायरेक्टली लिखो। देयरफॉर आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्यों निकाल रहे हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये पूछा नहीं है, लेकिन मेरे को पता है Ya के फॉर्मूले क्या है, P नॉट A XA अपॉन P। तो बेटा P तो निकालना पड़ेगा, so, जरूरत पूछा नहीं है बट निकालना पड़ेगा। इट इज P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। P नॉट A क्वेश्चन में गिवन है कितना 200, XA का वैल्यू है 2/5, प्लस P नॉट B कितना है आपका 300 इंटू XB का वैल्यू कितना है 3/5। सॉल्व करके निकालेंगे कितना आएगा, सॉल्व करके 5 4 20, 40 80, और ये आ गया 80 प्लस 5 से 30 60 180, 180, तो कितना आ गया 180 प्लस 80, ठीक है ना। एक बार आप सॉल्व करिए, तो 180 प्लस 80, देयरफॉर पेज ऐड करना पड़ेगा मेरे को, देयरफॉर P कितना आ गया आपका 180 प्लस 80 कितना आ गया, देखो टोटल वेपर प्रेशर P कितना आ गया आपके पास 260, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है Ya विच इज गिवन बाय P नॉट A XA अपॉन P। तो P नॉट A क्वेश्चन में कितना है था, आपने को क्वेश्चन में 200 दिया है ना, और XA कितना है 2/5, so it is 200 into 2/5 by 260। सॉल्व करेंगे अपन, so it is 40, और ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20, so basically it is 8 by 26, it is 4 by 13, so y आ गया 4 by 13, तो therefore yb कितना आ गया 1 minus 4 by 13। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे अपन, क्यों करें भाई, जब अपने को ya आ चुका है, जब हमको ya आ चुका है तो y वी कैलकुलेट yb, भाई फॉर्मूला y का yb का नॉट p नॉट b xb अपॉन p होगा, बट क्यों निकाले अपन, तो 13 minus 4 बेसिकली इट इज गोइंग टू बी 9 by 13। ये ya yb के वैल्यू आपको आगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो दिस इज योर आंसर। बट इसको सॉल्व करने का मेरे ख्याल से एक और तरीका है जो आप लगा सकते हैं, जो कि टाइम बचाने वाला अप्रोच है बेटा, इसको लेट से मैं बोलता हूँ जेई अप्रोच, क्योंकि आपको टाइम बचाना है कि भाई आपको तो रेशियो से मतलब, आपको ya yb पूछा है,
बेसिकली आपको पता है कि YA अपॉन YB क्या है आपके पास, इट इज P नॉट A इंटू NA लिख रहा हूँ डायरेक्टली अपॉन P नॉट B इंटू NB। x से XB को NA NB आ गया बिकॉज x अपॉन XB का रेशियो क्या है, इट इज NA अपॉन NB। P नॉट A कितना है 200 इंटू NA कितने हैं, इसका वेपर प्रेशर कितना है 300 और NA का वैल्यू कितना है, NA अपॉन NB का वैल्यू दिया 2/3, कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 4/9। अगर YA अपॉन YB 4/9 है तो देयरफॉर YA का वैल्यू कितना हो गया 4/13 एंड YB का वैल्यू कितना हो गया 9/13। देखिए एकदम जादू। देखो वहां पे कितनी मेहनत करी मैंने, पहले P निकाला, ठीक है ना, उसमें भी डाउटफुल था कहीं गलती तो नहीं कर दिया मैंने, पहले P निकाला, ठीक है ना, तो P का वैल्यू 260 mm आ जाए, फिर P नॉट इंटू एक्स अपॉन P क्या भाई, कैलकुलेशन के टाइम पास किया, यहाँ देखिए कितना इजीली रिजल्ट आ गया मेरा। सो बेटर है कि आप दोनों अप्रोच को ध्यान रखें, दोनों अप्रोच को ध्यान रखें आप, ठीक है, ध्यान रखें मीन्स आपको एग्जामिनेशन में जो क्लिक कर जाए उसका यूज करो, बट सेकंड अप्रोच इज वेरी गुड व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में टोटल वेपर प्रेशर निकालने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी क्वेश्चन अच्छा है बिकॉज अगेन यहाँ पे कंसेप्ट का यूज हो रहा है जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को यूज जानते हो बिकॉज ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रीड करें। बेंजीन एंड टाउलिन हैव वेपर प्रेशर ऑफ 1375 एंड 558 टॉर रेस्पेक्टिवली। आपको P नॉट बेंजीन दिया है, आपको P नॉट टाउलिन दिया है, कितना 1375 एंड 558 टॉर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। Assuming these two form an binary ideal solution that boils at 1 atm at 100 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों को जब मिक्स करते हैं तो दोनों को मिक्स करने के बाद ये दोनों बॉयल कब होते हैं, दे बोथ गेट्स बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस at 1 atm and 100 डिग्री सेल्सियस। What is the composition of vapor assuming at this issuing at this conditions? मतलब इसी कंडीशन में दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास व्हाट इज द वेपर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर। आपसे अगेन इनका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछा है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर मींस इट हैज आस्क्ड यू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एट द सेम कंडीशन। अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है P नॉट ऑफ बेंजीन, मैं इसको बेंजीन लिख ले रहा हूँ पूरा। क्वेश्चन में कितना दिया है 1375। आपको क्वेश्चन में P नॉट ऑफ टाउलिन दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में 558 टॉर, ठीक है ना, और क्वेश्चन में कुछ और गिवन नहीं है ना, तो मोल्स पता है ना कुछ पता है, सर हम कैसे प्रोसीड करें। सोचिए, आप क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्वेश्चन में पढ़ो कि भाई आपको बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना है वेपर फेज में कंपोजिशन, और आपको एक इंफॉर्मेशन और दी है कि जो सॉल्यूशन बना इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको 100 डिग्री सेल्सियस में सॉल्यूशन का वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना है, और आपको ये भी बता रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, और हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट की खास बात क्या है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, इट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm, इट मींस आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कितना है आपका 1 atm। क्या बात समझ में आ रही है। सिंस अगेन देखो दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, सिंस solution boils at 100 degree Celsius, therefore vapor pressure of solution at 100 degree Celsius is equals to atmospheric pressure या फिर external pressure, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 1 atm। तो therefore can I say that कि at 100 degree Celsius therefore vapor pressure of solution कितना हो गया आपके क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जिसको आप P लिखते हैं या फिर क्वेश्चन में कितना हो गया 1 atm which is equals to 760 टॉर। टॉर में क्यों लिख रहे हो, बिकॉज दोनों बाकी यूनिट को टॉर में दे रखी है बस। तो आपको क्वेश्चन में P भी गिवन है, ये पॉइंट पे पहले हाईलाइट क्यों बताइए, क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है कि आपको दोनों एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको इसी टेम्परेचर में उसका कंपोजिशन पूछ रहा है, खुद ही पूछ रहा है। इट मीन्स at this temperature the vapor pressure is equals to external pressure which is atmospheric pressure। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो कि कितना है 1 atm, बिकॉज इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आप 100 डिग्री सेल्सियस में सिस्टम को डील कर रहे हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है, उसने क्वेश्चन में बता दिया। इट मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच इज इक्वल्स टू 760। इट मींस क्वेश्चन में आपको टोटल वेपर प्रेशर की P भी गिवन है दैट इज 760 टॉर।
अब आपके पास क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब आपको पेपर प्रेशर पता है, अब आपको वाई ए वाई बी निकालना है, ठीक है ना। तो यू कैन प्रोसीड। अब आप क्वेश्चन में आप सोचोगे कि कैसे प्रोसीड करें। सो आपको बस कुछ नहीं करना। देखिए अल्टीमेटली आपको पेपर प्रेशर पी का फॉर्मूला पता है, इट इज पी नॉट ए इंटू, पी नॉट ए यूज नहीं करता मैं बेंजीन यूज कर लेता हूँ। इट इज पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ टाउलिन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन। ये 760 है। पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना है 1375। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन नहीं पता। पी नॉट टाउलिन कितना है 558। मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन नहीं पता, बट क्या उसको 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिख सकता हूं? हाँ सर। इसकी मदद से यहां से एक्स भी आ गया, एक्स भी आ गया तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन भी आ गया, दैट इज 1 माइनस एक्स बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गई, तो क्या वाई ए वाई बी आ गया। वाई ए वाई बी इक्वल्स टू पी नॉट बी, पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन पी नॉट टाउलिन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन, जो बताया भी थोड़ी देर पहले आपको। तो बस इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 760, मैं डार्क कलर ले लेता हूँ शायद तक आपको दिख ना रहा हो। 760 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन को सॉल्व करो, 1375 एक्स बी प्लस कितना आया 558 माइनस 558 एक्स बी, इट इज 558 माइनस 558 एक्स बी। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ बेटा टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं अपन। तो पहली बात 760 माइनस 558 कितना हो गया 202, और 1375 माइनस 558 कितना हो गया आपके पास 817। तो दिस इंप्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया, सो इट इज 202 डिवाइड बाय 817 कितना आ रहा है, इट इज 0.2472। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आया लिक्विड फेज में, सॉरी लिक्विड फेज में, यस। देखिए मैं कैसा मैंने आंसर लिख के लाया हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिक्विड फेज 0.2472, एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है आपका। मैंने कैलकुलेटर यूज किया, नो डाउट आप 2 डेसिमल तक भी निकालेंगे तो आपका काम चल जाएगा काट पीट करके, ठीक है ना। बट आपको वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिक्विड फेज आ गया, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन कितना आ गया लिक्विड फेज में, इट इज 1 माइनस एक्स बी। तो ये कितना आ गया, सो -1 करके अपन निकालेंगे, सो इट इज 0.7527, 4 डेसिमल तक लिख दे रहा हूँ। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, नाउ मैं डायरेक्टली क्या अपनी टेक्निक यूज करूं, बिकॉज 2 तरीके बेटा मेरे पास सॉल्व करने के, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल सकते हैं आप इन वेपर फेज बाय कैलकुलेटिंग दिस पी नॉट बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। आपको पी नॉट बेंजीन पता है, अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल कर टोटल वेपर प्रेशर पता है 760। या फिर एक टेक्निक तो ये रहा, दिस इज फर्स्ट टेक्निक, मेरे को इससे बेटर लगता है कि y ऑफ बेंजीन अपॉन y ऑफ टाउलिन कितना हो जाएगा, इट इज पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन पी नॉट टाउलिन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन। कितना है पी नॉट बेंजीन, कितना है था हमारा सॉल्व करके क्वेश्चन में दिया था, इट इज 1375 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 0.24 लिख ले रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए, कैलकुलेशन बचाने के लिए। पी नॉट टाउलिन कितना है क्वेश्चन में 558 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन लिक्विड फेज कितना है 0.75। मैं कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकाल रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको आंसर चेक हो जाए। सो 1375 इंटू 0.24 यह आया 30 डिवाइड बाय 558 डिवाइड बाय 0.75, सॉल्व करके आया बेटा इट इज 0.78, ठीक है ना। सो ये वाई अपॉन वाई बी का रेशियो आया है, ठीक है ना, y अपॉन वाई बी का रेशियो आया है। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो गया, इट इज 0.78 डिवाइड बाय 1.78, कैलकुलेशन थोड़ी भारी पड़ गई, ठीक है ना तो बेसिकली 0.78 डिवाइड बाय 1.78 कितना आ गया 0.438, आंसर आ गया देखिए 0.438 आया मेरा, 0.447 दिया है, नो डाउट अपन ने थोड़े अप्रोक्सीमेशन लिए कैलकुलेशन में। So basically you have reached to 0.44, 0.438 means you have reached to 0.44, यहाँ भी 2 डेसिमल तक 0.44 है, ठीक है ना। तो आपका आंसर मैच कर गया, ठीक है ना। अपन ने YAB अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन का रेशियो निकाला, तो देखो मोल फ्रैक्शन बेंजीन कितना हो गया 0.78 अपॉन 1.78, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन कितना हो जाएगा इन पेपर फेस 1 माइनस 0.438, ठीक है ना। या फिर आप इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो स्टैंडर्ड तरीका यूज करने का कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज कितना होगा, इट इज पी नॉट बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। डायरेक्टली यूज करो
एंड यू कैन कैलकुलेट. दिस इज द फर्स्ट टेक्निक जो नो डाउट एक स्टैंडर्ड तरीका है, बट कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए यहाँ पे नो डाउट वैल्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स थी तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा, अदरवाइज बहुत ईजी होता है. ठीक है ना. चलिए, सो आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज एन होमवर्क. आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को होमवर्क की तरह ट्राई करेंगे. ठीक है ना. मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा. सेम कॉन्सेप्ट है, वेपर फेस लिक्विड फेस दोनों का यूज करके कहीं ना कहीं दिमाग में इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करके निकाल के दो आप लोग रिजल्ट. ठीक है ना. एंड आई रिकमेंड अगेन एवरीवन कि भाई अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेस पूछा जाए तो यूज दिस रिलेशन, रेशियो वाला रिलेशन आपको बहुत हेल्प करेगा. आपको एक टर्म ही कैंसिल हो जाएगा जिसको अवॉइड कर सकते हो आप. कहीं ना कहीं आपको बहुत मददगार साबित होगा. और मैं आपको इस इक्वेशन के हिंट दे रहा हूँ कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ज्यादा बेटर रहेगा यूज करना कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस को आप रेशियो के टर्म्स में निकाल के डील करो. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज ट्राई करें अपनी तरफ से, और कोई डाउट रहे तो प्लीज पिन मी ऑन टेलीग्राम चैनल दैट इज t.me/abhaychemistry, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैनल पे, इसका टेलीग्राम चैनल पे इसका आपका लिंक आपको मिल जाएगा. और जब मैं पीपीटी अपलोड करूंगा तो नो डाउट पे सॉल्यूशन साथ में डालूंगा, बट पीपीटी अपलोड करने में टाइम है. ठीक है. चलिए, एक पार्ट और बता दूं बस आपको कि हमने पहले ग्राफ बनाया था. कौन सा ग्राफ बनाया था सर आपने? हमने ग्राफ बनाया था दैट वाज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस. याद करिए बनाया था विद द हेल्प ऑफ P इक्वल्स टू P0 AXA प्लस P0 BHT. एक और ग्राफ बना रहा हूं, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस. अगेन वेपर प्रेशर निकाल रहा हूं सॉल्यूशन का, बट इक्वेशन किसका यूज कर रहा हूं? दैट इज वेपर प्रेशर इन मोल फ्रैक्शन किसका? इन वेपर फेस का है. तो मेरे पास इसकी इक्वेशन है कौन सी बेटा? मेरे पास तो एक ही इक्वेशन है, दैट इज 1/P इज इक्वल्स टू YA/P0A प्लस YB/P0B. ये इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन की यूज की इसकी मदद से एक्चुअली आई कैन कैलकुलेट कि भाई वेपर प्रेशर मेरा का वेपर फेस के साथ ग्राफ का क्या रिलेशन है. अब आप इस इक्वेशन को देख लो बेटा. बेसिकली दिस इक्वेशन हैज इनवर्स रिलेशन. P और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस का इनवर्स रिलेशन 1/P इक्वल्स टू YA/P0A. तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन में कर्वेचर होता है. अब इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल के हम ग्राफ नहीं बनाएंगे बिकॉज वो काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, बट कर्व का नेचर आपको पता है दैट इज थोड़ा सा कर्व होता है. और दूसरा पार्ट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस है, तो अगेन मेरा ग्राफ 0 to 1 के बीच में जाएगा. अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A वेपर फेस 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा? 1. बीच में दोनों होंगे और लास्ट में क्या रहेगा? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 हो जाएगा, Y भी 0 हो जाएगा. सॉल्यूशन में यही रेंज करेगा दोनों का. ठीक है ना. अब यहां से बस मैं पॉइंट्स निकालना चाह रहा हूं. पॉइंट्स निकालना चाह रहा हूं मतलब क्या? जैसे कि फर्स्ट में जब मेरा YA का वैल्यू 1 है, इस वेपर में सिर्फ A है, वेपर में सिर्फ A है, इट मींस टोटल वेपर प्रेशर भी कितना है? P0A. सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो गया? 1/P0A इक्वल्स टू 1/ YA इक्वल्स टू 1. सॉरी, ऐसे when YA equals to 1, when YA equals to 1, so this implies YB equals to 0. तो 1/P किसके बराबर आपका आ रहा है? 1/B आ रहा है आपका 1/P0A. दिस implies P equals to कितना आ रहा है? P0A. सिमिलरली जब YB equals to 1 रहेगा, दिस implies YA equals to 0 रहेगा, तब P आपका आ जाएगा P0B के बराबर. बस वही हो गया ग्राफ. तो ये ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा हूं मेरा YA इक्वल टू 0 है, इट मींस ग्राफ का इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा आपका? P0B. ग्राफ का इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा? P0B. और ग्राफ का फाइनल पॉइंट क्या रहेगा? P0A. ठीक है. जब सिर्फ B है तो जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू P0B. जब वेपर में सिर्फ A है, B है नहीं, तो दैट इज वेपर प्रेशर इक्वल्स टू, इट मींस A के कारण ही वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर किसकी वैल्यू कितना? P0A के कारण होगी. ठीक है ना. और दोनों के बीच में ग्राफ कैसा है? कर्व्ड रहेगा. तो ग्राफ कुछ ऐसा रहता है. ये आपका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस वर्सेस टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ है. मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड वर्सेस वेपर, मोल फ्रैक्शन वर्सेस टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ आपका है. कुछ कर्व्ड रहता है. थोड़ा और अच्छे से अगर बनाना चाहूं तो मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं. तो थोड़ा सा ऐसे कर्व, कुछ ऐसा कर्व है. ठीक है ना. वहां पे स्ट्रेट लाइन है थी, याद करिए. मोल फ्रैक्शन इन सॉलिड फेस, सॉरी लिक्विड फेस वर्सेस टोटल वेपर प्रेशर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आई थी जो P0B और P0A को ज्वाइन कर रहा था. यहाँ पे कर्व है और जस्ट इसके ऊपर से जाती है. ठीक है ना. अब दोनों कर्व को हम कंबाइन भी करेंगे बट थोड़ा सा आगे. ठीक है. चलिए, एक छोटा सा पार्ट और बता दूं. अब ये पार्ट आपके एनसीईआरटी लेवल का नहीं, आपको पहले बोल दूं, दिस इज बेसिकली फॉर योर जेई. ये आपके जेई का कंसेप्ट है.
पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगेन द केस नंबर 1 ही चल रहा है हमारा। इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करके फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, बच्चे बोलेंगे सर आप तो पढ़ाए जाते हो, कुछ बात करो, इंटरेस्टिंग करो। मैं जिस दिन लाइव आऊंगा बेटा आप लोगों से बातें करूंगा, जिस दिन क्वेश्चंस लाऊंगा आपके साथ डिस्कस करने के लिए, तब आपसे क्वेरीज पूछूंगा और नो डाउट इंटरेक्शन करेंगे। बट अभी के लिए तो लेक्चर को थोड़ा बस पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या आपसे पूछा गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इन फर्स्ट एंड फर्दर कंडेंसेट। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये इसका मतलब क्या हुआ। देखो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना, दिस इज अ कंसेप्ट व्हिच इज यूज्ड इन द डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या चीज है यार सर ये, जब आप मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स होता है, दो वोलेटाइल लिक्विड जो मिक्स्ड हैं, उनको सेपरेट करने के यही कंसेप्ट यूज होता है। तो पहले मैं इसको बताऊं कि हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली आपने एक सॉल्यूशन बनाया ए और बी का, वो सॉल्यूशन आपके वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ एट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, और उसके वेपर्स में कुछ मोल्स आए, दैट इज ए एंड बी के। फिर ये जो वेपर्स बने ना बेटा, इन्हीं वेपर्स को आपने पूरा उठाया, और पूरे वेपर्स को, आई एम जस्ट सेइंग वेपर्स, यहाँ से सिर्फ ए और बी के वेपर्स रहेंगे, ठीक है ना। उन वेपर्स को आपने उठाया और बीच में कंडेंसर की मदद से वेपर्स को पहले आपने ठंडा किया, लिक्विड स्टेट में लाया, और आपने इसको दूसरे बीकर में डाल दिया। अब आप थोड़ा सा कंसेप्ट, मैं आपको जस्ट थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे जाके इसका लॉजिक और स्टेटमेंट दूंगा आपको। पहले ये बताइए कि जो मेरा फर्स्ट बीकर है, जो इनिशियल बीकर है, इसमें ए और बी में लेट से मैंने आपको बोला ए ज्यादा वोलेटाइल है, लेट से मैंने आपको बोल दिया ए ज्यादा वोलेटाइल है, तो बताइए वेपर फेज में ए और बी में किसके मोल्स ज्यादा होंगे, किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ए का, बिकॉज पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। ए का वेपर प्रेशर ज्यादा एज कंपेयर टू बी, तो जो वेपर फेज में भी ए के मोल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बी के मोल्स। और जब मैंने इस पूरे कंपोजिशन को उठा के दूसरे बीकर में डाला, तो ऑब्वियस है अब इस लिक्विड सॉल्यूशन में ए के मोल्स ज्यादा एज कंपेयर टू बी के मोल्स। और ऐसे करते करते अगर मैंने 10 नंबर ऑफ बीकर्स लगा के उसको आगे जाते गया, तो फाइनली आगे जाके क्या होगा पता है, मेरे पास फाइनली जो एंड में जो सॉल्यूशन बचेगा ना, उसमें सिर्फ ए ही बचेगा, बी का जो कंपोजिशन धीरे धीरे कम होते जाएगा। यही कंसेप्ट हमारा यूज होता है स्टीम डिस्टिलेशन में, कि आपके पास एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा, अब इस वेपर को उठाया, एक सॉल्यूशन बनाया, फिर इसको मैं स्टीम करूंगा, कुछ वेपर्स बनाऊंगा। अब उस स्टीम और वेपर्स में अब क्या होगा, ए का फ्रैक्शन और बढ़ेगा, ए का मोल फ्रैक्शन और बढ़ेगा, बी का मोल फ्रैक्शन थोड़ा कम होते जाएगा, और धीरे धीरे जो लास्ट सिस्टम होगा ना मेरे पास, उस लास्ट सिस्टम में सिर्फ ए ही बचेगा, बी के मोल्स बहुत कम होते जाएंगे। एंड फाइनली हम दो चीजों को सेपरेट आउट कर लिए, प्यूरिफाई कर लिए, ठीक है ना। चलो, लेकिन मेरा पार्ट क्या आपको सिखाना, मेरा पार्ट अभी आपको ये बताना है कि मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि इसके फर्स्ट कंडेंसेट, कंडेंसेट मींस क्या हुआ, बेसिकली फर्स्ट कंडेंसेट डिस्टिलेट मींस क्या हुआ कि आपने इसकी वेपर्स को लिया और उसको एक कंडेंसर की मदद से लिक्विफाई करके आपने दूसरे बीकर में डाल दिया। उस बीकर में जाने के बाद आपसे उस नए बीकर का वेपर प्रेशर पूछा गया, उस नए बीकर का आपसे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछा गया, दैट इज वाई ए डैश वाई बी डैश। उस नए बीकर में आपको मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज पूछा गया, दैट इज एक्स ए डैश एंड एक्स बी डैश। दैट इज कॉल्ड इट फर्स्ट कंडेंसेट, इसी को बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट। दैट इज यू हैव टू डिटरमाइन द कंपोजिशन, वेपर प्रेशर which is formed by the vapors of the first beaker। जो फर्स्ट बीकर की वेपर्स थी ना, उसको मैंने लिया, ठंडा किया, नया सॉल्यूशन बनाया, और उस नए सॉल्यूशन में आपसे लेट से सभी चीजें पूछ रहा है, आपसे एक्स ए डैश, एक्स बी डैश, वाई ए डैश, वाई बी डैश, और टोटल न्यू वेपर प्रेशर आपसे पूछा गया। दैट इज कॉल्ड इट फर्स्ट कंडेंसेट। कंडेंसेट की डेफिनेशन लिखी है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर्स ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसको ठंडा किया और उसकी वेपर्स को मैंने फर्स्ट कंडेंसेट। सिमिलरली सेकंड कंडेंसेट क्या होगा, इसकी वेपर्स को ठंडा करके मैं सेकंड बीकर में ले जाके कॉल्ड इट सेकंड कंडेंसेट। मेरी बात क्लियर है सबको। तो आपको इस नए फर्स्ट कंडेंसेट को आपको कंपोजिशन बताना है। तो लेट्स से मेरा फर्स्ट कंडेंसेट में मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज क्या एक्स ए डैश, और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज में एक्स ए डैश एक्स बी डैश। उनके कारण जो वेपर्स क्रिएट हुई, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ, तो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन हुआ वाई ए डैश वाई बी डैश, और लेट्स से टोटल वेपर प्रेशर होगी पी डैश। आपको तीनों चीजें बतानी है। अब आप खुद बताएंगे बेटा, अब आप लॉजिक खुद लगाओ और मेरे को बताओ, आप लॉजिक लगाओ खुद बताओ, क्या ये मैं बोल सकता हूं कि मैंने फर्स्ट बीकर से जितनी भी वेपर्स बनी पूरे को उठा के मैंने लिक्विफाई कर लिया, एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, तो क्या उस लिक्विड सॉल्यूशन में जो एक्स ए डैश है, क्या उसकी वैल्यू वाई ए के बराबर होगी, बिकॉज आपने पूरी वेपर्स ली और पूरी वेपर्स को लिक्विफाई कर लिया। तो बेटा जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज था ए का, वो पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन लिक्विड डैश नए फर्स्ट कंडेंसेट में वो एक्स ए डैश के बराबर हो गया। सिमिलरली जो फर्स्ट बीकर में जो मोल्स
फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज था, बिकॉज सभी के सभी मोल्स बी के मेरे लिक्विड स्टेट में आ गए फर्स्ट कंडेंसेट में। इट मीन्स क्या बोल सकता हूँ कि एक्स बी डैश इक्वल्स टू वाई बी। पहला काम तो हो गया, बस यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। इसको मैं लॉजिक इसका क्या लिख दूंगा, सिंस ऑल वेपर्स, लॉजिक क्या है कि सिंस ऑल वेपर्स आर कन्वर्टेड into liquid, therefore moles are conserved, and moles conserved है भैया, अपने moles को कहीं लॉस नहीं किया। therefore अब उस नए सॉल्यूशन में एक्स ए डैश का वैल्यू हो गया वाई ए के बराबर, एक्स बी डैश का वैल्यू होगा वाई बी के बराबर, बस खत्म, अब खत्म। therefore अब उसके कारण न्यू वेपर प्रेशर पी डैश कितना हो जाएगा बेटा, पी नॉट ए तो सेम रहेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डैश प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी डैश, और आपको एक्स ए डैश एक्स बी डैश का वैल्यू पता है, विच इज इक्वल्स टू वाई ए वाई बी। ये तो आपने फर्स्ट सॉल्यूशन को सॉल्व करके वाई ए वाई बी तो निकाल लिया है, तो आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब आपसे वाई ए डैश वाई बी डैश पूछा है, नाउ वाई ए डैश कितना होगा बताइए बेटा, इट इज पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, दैट इज व्हाट, एक्स ए डैश अपॉन पी डैश। सिमिलरली वाई बी डैश कितना होगा आपके लिए, इट इज पी नॉट बी इंटू एक्स बी डैश, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में क्या था बेटा, एक्स पी डैश नॉट एक्स बी अपॉन पी डैश। सॉल्व करके निकाल लेंगे अपन। अगेन आप चाहो तो वाई ए डैश वाई बी डैश को आप किसी क्वेश्चन की मदद से निकाल सकते हो कि वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश मैं क्यों निकालूं, पी डैश क्यों निकालूं, आप पी नॉट ए इंटू एक्स ए डैश अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स बी डैश से निकाल सकते हो, वेर एक्स ए डैश इक्वल्स टू वाई ए एंड एक्स बी डैश इक्वल्स टू वाई बी। बस इस इक्वेशन को जो मैंने ऊपर हाईलाइट करके लिखा है, अगर आपने इस कंसेप्ट को यूज कर लिया, इस चीज को दिमाग लगा लिया, अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई आपने पूरी की पूरी वेपर्स को कंडेंस कर लिया, तो भाई जो कंपोजिशन वहां पे वेपर फेज में था वो कंपोजिशन अब मेरा लिक्विड फेज में हो चुका है इन फर्स्ट कंडेंसेट, तो मेरा जो लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए डैश इक्वल्स टू वाई ए के बराबर होगा और एक्स बी डैश इक्वल्स टू वाई बी के बराबर होगा। और उस नए सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, जो नए वेपर बनेंगे, तब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, भाई इसका फॉर्मूला फिक्स्ड है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डैश प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी डैश। व्हाट इज एक्स ए डैश, इट इज वाई ए, व्हाट इज एक्स बी डैश, वाई बी। तो आपको पहले फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करके पहले वाई ए वाई बी निकालना ही पड़ेगा, उसी के बाद आप प्रोसीड कर पाएंगे। तो अगर मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया तो पहले आपका टारगेट क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट वाई ए वाई बी, देन यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर पार्ट। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, ये रिजल्ट्स मैंने अगेन सेम रिजल्ट्स लिख दिए सारे के कि आपको एक्स ए डैश इक्वल्स टू वाई ए के बराबर, एक्स बी डैश इक्वल्स टू वाई बी के बराबर। देयरफॉर थर्ड वेपर प्रेशर इक्वल्स टू इन फर्स्ट कंडेंसेट कितना हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डैश प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी डैश। सेम रिजल्ट्स है, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए बेटा, ध्यान रखें, आप इसको यूज कर सकते हैं बिंदास होके, ठीक है ना। और चौथा रिजल्ट जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्या, कि भाई आप वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश निकालो, जिसमें पी डैश कैंसिल हो जाएगा, इट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए डैश अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स बी डैश, और एक्स बी डैश और एक्स ए डैश पता है आपको कितना है, वाई ए वाई बी के बराबर, ठीक है ना। अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, बस उसी क्वेश्चन को मैंने सेकंड फेज में ले गया। आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी पता है कितना, 200 एंड 300 mm ऑफ एच रेस्पेक्टिवली, ये एक सॉल्यूशन है। कैलकुलेट अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज इन फर्स्ट कंडेंसेट पूछा आपसे, ए और बी का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड सॉलिड फेज पूछा है, लिक्विड एंड वेपर फेज पूछा इन फर्स्ट कंडेंसेट इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी 2:3 रेशियो। आपने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें ए और बी को आपने 2:3 मोल रेशियो में मिक्स किया है। सो बेसिकली आपके पास इनिशियल एक सॉल्यूशन है, दिस इज योर इनिशियल सॉल्यूशन, जिसमें आपने ए और बी, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी को मिक्स किया कितने, 2:3 में। फिर आपने इसको दूसरे बी का फर्स्ट किया, कंडेंसेट बनाया आपने, एक नया सॉल्यूशन बना ए और बी का। तो भाई यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आएगा, एक्स ए डैश होगा, इसको बोलूंगा एक्स बी डैश, वेपर फेज में होगा वाई ए डैश, और ये होगा वाई बी डैश। आपको एक्स ए डैश एक्स बी डैश वाई ए डैश वाई बी डैश, दैट इज व्हाट मीन बाय फर्स्ट कंडेंसेट पूछा है। सॉल्व करने का तरीका एक है भाई, पहली बात आपको पता है कि एक्स ए डैश एक्स बी डैश की वैल्यू किसके बराबर है, वाई ए वाई बी के बराबर। तो पहले आपका काम है कि आप वाई ए वाई बी निकाल लो, बस खत्म। वाई ए वाई बी निकालने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया अपनी तरफ से कि भाई वाई ए अपॉन वाई बी कितना रहेगा आपका, इट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए पी नॉट बी इंटू एक्स बी, फिर एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या है बेटा, इट इज पी नॉट ए
इंटू Na मोल्स ऑफ A अपॉन P नॉट B इंटू मोल्स ऑफ B इन इनिशियल सॉल्यूशन कितना था अपने पास 200 अपॉन 300 इंटू 2/3। वही क्वेश्चन है जो भी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। देयरफॉर YA अपॉन YB कितना हो गया हमारे पास भाई, आ गया अपने पास 4/9। तो दिस इंप्लाइज YA कितना हो गया हमारे पास 4/13 और YB कितना हो गया अपने पास 9/13। क्या सबको बोर्ड दिख रहा है क्या? ठीक है ना। बट मुझसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, मुझे फर्स्ट कंडेंसेट का पूछा है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज था वही चीज मेरा मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज बन चुका है। तो मेरा पहले पार्ट का सवाल तो हो गया सॉल्व करके कि भाई मैं अगर पेज ऐड करूं तो देयरफॉर कैन आई से दैट देयरफॉर XA डैश का वैल्यू किसके बराबर आ गया 4/13 के बराबर और XB डैश का वैल्यू कितना आ गया 9/13 के बराबर। ये कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया भाई, आपको क्लियर है। देयरफॉर इस नए सिस्टम में P डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज P नॉट A इंटू XA डैश प्लस P नॉट B इंटू XB डैश। P नॉट A का वैल्यू तो चेंज होगा बेटा, लिक्विड A तो सेम ही है, इट इज 4/13 प्लस 300 इंटू 9/13, ये P डैश आ गया। ठीक है ना। और आपसे एक पार्ट और पूछा है ऑल्सो YA डैश अपॉन YB डैश कितना हो जाएगा भाई साहब, इट इज P नॉट A इंटू XA डैश अपॉन P नॉट B इंटू XB डैश। P नॉट A कितना है 200, P नॉट B कितना है 300, XA डैश कितना है भाई 4/13 और ये कितना है 9/13। ये 13 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया 8/27। देयरफॉर YA डैश कितना हो गया आपका, इट इज 8/35 और YB डैश कितना हो गया आपका 27/35। सॉल्व। समझ में आया कैसे सॉल्व किया पढ़ने बच्चा पार्टीज, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर। अदरवाइज आप YA डैश निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन P नॉट A इंटू XA डैश अपॉन टोटल प्रेशर दैट इज P डैश। लंबा जाएगा, मेरे को P डैश की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, मैंने निकाल तो दिया P डैश आप लोगों के लिए, बट मुझसे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था। मुझसे कंपोजिशन इन वेपर एंड लिक्विड फेज पूछा था फर्स्ट कंडेंसेट, जो कि फर्स्ट पार्ट तो ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा। क्या मेरा सवाल सबको क्लियर है? ठीक है ना। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फर्स्ट कंडेंसेट और फर्स्ट डिस्टिलेट, जहां आपने अपने वेपर्स ऑफ द फर्स्ट सिस्टम को कंडेंस करके एक नया सॉल्यूशन बनाया। अब उस सॉल्यूशन में आपका कंपोजिशन इन लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट पूछाएगा। भाई ए और बी तो फिक्स्ड है, तो बेटा P नॉट A और P नॉट B का वैल्यू तो फर्स्ट कंडेंसेट में सेम रहेगा। बट अब आप फर्स्ट कंडेंसेट में XA डैश को लिख सकते हैं YA डैश, सॉरी XA डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा YA के बराबर, बिकॉज आपने उसी वेपर्स को कंडेंस किया। और XB डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा YB के बराबर। व्हाट इज YA YB, इट इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इन द फर्स्ट बीकर, जो इनिशियल बीकर था हमारा, जो सॉल्यूशन था। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। एंड सो मैं आज की क्लास यहाँ वाइंड अप करता हूँ। थोड़ा सा पार्ट और रह गया केस 1 में। केस 1 में मेरा आपको बताना रह गया है एक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। डेफिनेशंस हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीजें बताने की, डेफिनेशन बेस्ड पार्ट है बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट अगेन वो पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। दोनों की कंडीशंस पूछी गई हैं, दोनों का ग्राफ पूछा गया है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, सेशन को बढ़ाएंगे और उसके बाद हम केस नंबर 2 की तरफ शिफ्ट करेंगे। सो बेसिकली ये हमारा आइडियल नॉन आइडियल का डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। एंड आफ्टर दैट विल शिफ्ट टू केस नंबर 2, दैट इज अब हमने लिक्विड सॉल्यूशन कैसा बनाया, कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इट मींस जो सॉल्यूट है अब उसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं है। अब हमारे एक ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, आपने सॉल्यूट डाला भाई, जैसे नमक सॉलिड फेज में रहता है, नमक आपने पानी मिला के एक सॉल्यूशन बनाया। अब इस नमक की वेपराइज होने की टेंडेंसी नहीं है, दैट इज P नॉट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू 0 है। इस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज पूछी जाती है उसको निकालेंगे। एंड फाइनली विल ट्राई कि हम केस नंबर 2 और 3 को नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप कर दें। आफ्टर दैट विल शिफ्ट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें एक प्रॉपर्टी तो हम यहीं पे खत्म कर लेंगे, हम वेपर प्रेशर निकालेंगे, फिर बाकी सब तो फॉर्मूला बेस्ड है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो आई थिंक अगर आपको बहुत मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताओ कि भाई यहाँ पे अभय सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। हर एक कंसेप्ट को इन डेप्थ तरीके से बताऊंगा, वो चीज बताऊंगा जहां बच्चे गलती करते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं उस चीज को भी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, 12th की,
बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन, टेक केयर।